सुधांशु जी, आपने राहुल देव जी को भी सुना और राजीव रंजन जी को। देखिए, राहुल जी ने दो विषय कहे। उन्होंने कहा सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से आरोपों की बात करती हैं, चाहे वो मामला सिद्ध हुआ हो ना हो। दूसरा उन्होंने कहा था परिवारवाद जनता की नजर में मुद्दा नहीं। दोनों विषयों का जवाब देता हूं। मैं सिर्फ 3 उदाहरण कोट करता हूं जिसमें कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो चुका कोई किंतु परंतु आरोप नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड होने के बाद उन्हें हटना पड़ा, कोर्ट का निर्णय हो चुका था, मुख्यमंत्री स्तर की बात है। भारत के इतिहास में एक ही केस हुआ जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार रिश्वत देकर बचाई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जो नरसिम्हा राव की सरकार बची। सिर्फ सरकार के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि संविधान में कहा गया कि विश्वास मत पर वोटिंग के ऊपर कभी कोर्ट टिप्पणी नहीं दे सकता, उस कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी कारण, वरना वो सरकार गिर जानी चाहिए थी। तीसरा उदाहरण है भारत के इतिहास की एकमात्र प्रधानमंत्री जो कोर्ट के द्वारा चुनावी धांधली और भ्रष्टाचार की आरोपी सिद्ध हो गई और 6 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट, उसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। तो मैंने सिर्फ 3 उदाहरण दिए जिसमें कोर्ट के द्वारा सिद्ध हो गया, इसमें कोई विवाद की गुंजाइश नहीं। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि परिवारवाद जनता के लिए मुद्दा नहीं, तो मैं 2019 के लोकसभा का उत्तर से दक्षिण तक उदाहरण दे देता हूं। आप कश्मीर में आइए, महबूबा मुफ्ती चुनाव हार गई, अब्दुल्ला साहब बाल बाल बचे। पंजाब में अकाली दल के परिवार के लोग चुनाव हार गए। हरियाणा में हुड्डा जी और उनके बेटे चुनाव हार गए। राजस्थान में गहलोत जी के बेटे चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की पत्नी चुनाव हार गई। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी की पुत्री चुनाव हार गई। अब आप आइए, तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हार गई। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बेटे चुनाव हार गए और कर्नाटक में देवेगौड़ा जी के बेटे चुनाव हार गए। और सबसे बड़े परिवारवाद के प्रतीक राहुल गांधी जी अपनी खानदानी जागीर अमेठी से हार गए और वायनाड जाना पड़ा। मान्यवर, मैं विनम्रता से कहूंगा 2019 के चुनाव में जनता ने दिखा दिया ये किस लिए महत्वपूर्ण है। ये पहला चुनाव था जिसे हम कहते हैं 21वीं सदी की जो जनरेशन है ना, इसे मिलेनियम जनरेशन कहते हैं। 2019 में जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो था या तो पैदा ही 21वीं सदी में हुआ है या जिसने होश संभाला 21वीं सदी में। अब मिलेनियम जनरेशन इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मेरे माँ या मेरे बाप बहुत अच्छे थे इसलिए हम इनको वोट कर देंगे। तो मैंने सिर्फ उदाहरण दे दिया, उत्तर से दक्षिण तक परिवारवाद को युवा पीढ़ी ने पूरी तरह नकार दिया है। मगर ये लोग पहले जो 1990 से पहले की एरा में फंसे हुए हैं, हमारे विपक्षी दल उस टाइम लैग में फंसे हुए हैं, वो शायद इसको नहीं समझ पाए। अनुराग भदौरिया जी, लोग कह रहे हैं कि आप वो टमाटर को इतनी देर से पकड़े बैठे, सुरक्षा बुला लीजिए, बहुत महंगा हो गया है और फ्रिज में रख दीजिए, खराब ना हो जाए। ये नहीं, हाँ नहीं, अनुराग जी देखिए, एक चीज आप मान के चलिए कि सुधांशु जी ने बड़ी लंबी बात की कि दक्षिण से लेके उत्तर तक, पश्चिम से लेके पूर्व तक। वाह वाह, क्या बात है, आप तो बधाई के पात्र हैं। अपनी पार्टी की पोल खुद ही खोल रहे हैं और खोलनी भी चाहिए क्योंकि आप समझदार व्यक्ति हैं और आपको खोलना उचित है। आप बताइए, पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? भारतीय जनता पार्टी ने। क्या वो परिवारवादी पार्टी नहीं थी? तब आपने सरकार क्यों बनाई थी? उसका जवाब दे दीजिएगा। अभी अजीत पवार को भी आपने साथ लिया है, वो भी परिवार से ही हैं, वो भी भतीजे हैं। अगर वो शरद पवार जी के भतीजे नहीं होते तो आप उनके साथ अब सत्ता में गठबंधन में है। फिर अगर आप दक्षिण में जाएंगे तब भी आपने कई गठबंधन बनाने की कोशिश की, कई बनाई, कई बिगड़ी। पीडीपी के साथ भी वहाँ पे जो उनके चंद्रबाबू नायडू के साथ भी आपने बनाई। टीडीपी, आप चले जाओ बादल साहब के साथ आपने पंजाब में सरकार, हाँ टीडीपी के साथ आपने पश्चिम, आप अगर चले जाओ पंजाब में तो आप अकाली दल के साथ सरकार में रहे हैं। हरियाणा में चौटाला जी के साथ आप सरकार में हैं, जिनको आप परिवारवादी बोल रहे हैं। आप गलत इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, जनता भी समझ जाए। और उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो आप अपना दल के साथ भी खूब आराम से गलबैया करके आप सरकार बना रहे हैं, तो वो भी परिवारवाद से ही आती है। निकाल दीजिए ना, अब हिम्मत है तो कल ही कह दीजिए परिवारवादी पार्टी में सत्ता में मैं नहीं चाहिए अपना दल, मुझे कह दीजिए। आप कह दीजिए निषाद के बाप बेटे परिवारवादी वाले नहीं चाहिए मुझे, बोलिए, तो हिम्मत तो जुटाइए ना। कह दीजिए आप शिवसेना के साथ आपने सरकार बनाई थी, बोले शिवसेना शिंदे हो या दूसरी शिवसेना हो जिसके साथ सरकार बनाई, बोले हम नहीं रहना है, परिवारवादी पार्टी लोग हैं। ये हिम्मत तो जुटाइए ना। सत्ता के लिए परिवारवादी आपको नजर नहीं आता है। जब सत्ता जहां मिलती है वहां परिवारवाद भूल जाते हैं आप, भ्रष्टाचार भी भूल जाते हैं आप, क्योंकि आपको परिवारवाद और भ्रष्टाचार से नफरत नहीं है। आपको नफरत है कि विपक्ष और जनता के मुद्दों पे कैसे बात कर रहा है।
आपको दिक्कत इस बात की है कि विपक्ष क्यों यहां जनता के मुद्दों को उठा रहा है, महिलाओं के मुद्दों को उठा रहा है, किसान के मुद्दों को उठा रहा है, युवाओं के मुद्दों को उठा रहा है, देश के मुद्दों को उठा रहा है, लोकतंत्र के मुद्दों को उठा रहा है, संविधान के मुद्दों को उठा रहा है। इस बात से आपको दिक्कत है कि विपक्ष इतनी अच्छी बातें कर क्यों रहा है। आपको दिक्कत वंशवाद से नहीं है, भ्रष्टाचार से नहीं है, आपको दिक्कत है कि राष्ट्र में कैसे लोकतंत्र कायम रहे। ये रहना नहीं चाहिए, ये आपकी मंशा होती है। आप सत्ता के लालची लोग हैं। आप अनुराग ठाकुर को मंत्री बना सकते हैं, जिनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री का बेटा मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री का बेटा परवेज वर्मा जी यहां पे सांसद बन सकते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों की आप चर्चा नहीं करेंगे। सिंधिया पूरी की पूरी फैमिली आप लेके आ गए, चाहे वो मध्य प्रदेश के सिंधिया फैमिली हो या राजस्थान की सिंधिया फैमिली हो, पूरी की पूरी फैमिली आपके साथ है। इस पे आप बोलने को तैयार नहीं होंगे। आप नहीं बोलेंगे आदरणीय हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की फैमिली के बारे में, उनके घर में भी सारे परिवार के लोग हैं। आपने कब परिवारवाद छोड़ा है? आपने कब वंशवाद और भ्रष्टाचार की बात की है? आप सिर्फ सत्ता की बात करते हैं। तो डंके के चोट पे कहिए ना, हम सत्तावादी लोग हैं, हमें सत्ता चाहिए। अगर सत्ता मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भ्रष्टाचार से और वंशवाद से, मुझे सिर्फ सत्ता चाहिए। ओके, पॉइंट टेकन अनुराग भदौरिया जी।